अ, देखिए ये प्रॉब्लम आप सभी लोग पहले अटेम्प्ट करिए, फिर हम कंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। फॉर हाउ मैनी इंटीजर्स n is n upon 20 minus n a perfect square। ये प्रॉब्लम सभी लोग अटेम्प्ट करें। सर आप कल की क्लास का थोड़ा बहुत समझा देना सर, कल की वीडियो अपलोड नहीं हुई, मैं क्लास में नहीं था। सर आज क्लास में वो कर रहे हैं कंस्ट्रक्शंस। सर आपका माइक ऑफ है।
सर डन। सर डन। सर डन। सर आपकी Sir, आवाज you are नहीं आ not audible. Sir, you are not audible. सर यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, सर। Yes, sir. yes, यस sir. सर आ रही। तो ये क्वेश्चन हुआ किसी से? यस सर हो गया। क्या आंसर आया बताओ? सर टू। फोर आ रहे हैं, 0, 10, 16, 18। कैसे निकाला तुमने? सर पहले तो इसमें सर हमने मतलब एक्स की वैल्यू देख ली सर, कितना मैक्सिमम आएगा। सर मतलब के वैल्यू ले लेते हैं सर, इसका स्क्वायर रूट होगा। तो सर हम्म के स्क्वायर जो आएगा हमारा सर n/20 - n आएगा। हम्म। तो ठीक सर है। इससे हमने उसकी के की वैल्यू निकाली कि सर 20 से ज्यादा नहीं हो सकता सर के। अच्छा। क्योंकि सर अगर n 20 है तो के मतलब उसको जब डिवाइड होगा तो सर मैक्सिमम वैल्यू 20 ही होगी। अच्छा। तो सर उसके बाद हमने ट्रायल एंड एरर मेथड से सर 0 से 20 तक किया। तो सर इसमें 4 रिजल्ट्स आए, 0, अच्छा। 16, 0, 10, 16, 18। अच्छा। ओके। अब देखिए, हम चाहते हैं कि ये जो नंबर है n/20 - n, ये Sir, पर screen नहीं है सर स्क्रीन visible. प्रेजेंट नहीं हो रही। अब भी हो स्क्रीन रही है? यस सर। तो ये जो Yes, sir. नंबर है n/20 - n, हम चाहते हैं परफेक्ट स्क्वायर बने। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, और जो न्यूमरेटर के अंदर n है वहां से हम n को हटाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, देखिए, n/20 - n को मैं अगर न्यूमरेटर से n हटाना चाहता हूँ तो मैंने न्यूमरेटर में 20 ऐड किया और 20 सब्ट्रैक्ट कर लिया। ऐसा क्यों किया मैंने? जिससे मैं इस n-20 को अलग लिख सकूं इस तरीके से, और प्लस 20/20 - n, और ये बन जाएगा -1 प्लस 20/20 - n। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। आप सबसे पहले तो ये बात समझो कि हम चाहते हैं कि ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है।
एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर तो बाद में आएगा, पहले तो ये इंटीजर, हम ये इस बात को एंश्योर करेंगे कि ये इंटीजर हो। सर वो +1 नहीं होना चाहिए था क्यों? सर? n से -n कटा, 20 से -20 कटा, तो माइनस माइनस तो दोनों का कट ही गया। ओके, मतलब n-20/20 -n में तुम n से n काट रही हो, 20 से 20 काट रही हो, ये कर रही हो। अरे नहीं सर, हाँ गलत हो गया। अब देखो, तो हम चाहते हैं कि ये नंबर इंटीजर आ जाए। पहली बात तो ये है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब आएगा जब पहले इंटीजर आए। तो हम सबसे पहले हम इंटीजर के लिए सोचते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के लिए उसके बाद में सोचेंगे। पहले हम ये फिगर आउट करते हैं कि n की कितनी वैल्यू के लिए ये नंबर इंटीजर आएगा। अब देखो, ये तो ऑलरेडी इंटीजर है ना, -1, ठीक है। अब ये जो नंबर है इसे इंटीजर आना पड़ेगा, तभी तो टोटल नंबर इंटीजर बनेगा। ये टोटल नंबर इंटीजर कब बनेगा? जब ये भी इंटीजर आ जाए, क्योंकि ये तो पहले से यस सर। इंटीजर है। ओके, अब ये बताओ, यस सर। अब 20/20 - n इंटीजर आने के लिए 20 - n को क्या होना पड़ेगा? सर पॉजिटिव नंबर। 20/20 - n Divided इज, by सर 20। 20 का फैक्टर। हाँ बिल्कुल सही, 20 का डिवीजर होना पड़ेगा, राइट। तो इज एन इंटीजर, यस देखो, सर। सर उसका पॉजिटिव या नेगेटिव फैक्टर होना होगा। हाँ, इफ 20 - n is a divisor of 20, ठीक है। अब 20 - n को क्या होना पड़ेगा? 20 का डिवाइजर। अब बताइए 20 के डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं? आइए हम पहले उनको लिख लेते हैं, 20 के डिवाइजर्स। तो 20 के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं? सर डिवाइजर्स, +-1। जस्ट होल्ड अ मिनट, डिवाइजर्स ऑफ 20 आर। अच्छा, एक बात और नोटिस करते हैं अभी, देखिए, चलिए पहले डिवाइजर लिख लेते हैं। क्या है 20 के डिवाइजर्स? +-1, +-2, +-4, 4। +-5 एंड +-20। यही है ना 20 के डिवाइजर्स? यस सर सर। 10। यस सर। ओ सॉरी, प्लस सर 10 10 भी भी सर है। लिख, +-10। +-10 एंड +-20, ठीक है। यस तो सर। ये यस है सर। 20 के डिवाइजर्स। अब एक बात नोटिस करो, ये डिवाइड, अब मैं 20 - n को इनके इक्वल रखूंगा, ठीक है ना। एक एक करके मैं n की वैल्यू को फिगर आउट करूंगा। ओके, ओके फाइन। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं 20 - n को, चलो मैं एक बार थोड़ा करके दिखाता हूँ। 20 - n को मैं ऐसे इक्वल रखूंगा, +-1, +-2, +-4, +-5, +-10 और +-20, और फिर हर बार n की वैल्यू निकालूंगा। तो n की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएंगी। ये वाली बात तो ओके है, ठीक है। तो लेकिन एक चीज है, हम अपना थोड़ा सा वर्क कम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे हर बार तो बहुत सारी वैल्यू निकल के आएंगी। हम अपना एक वर्क कम कर सकते हैं। हम वर्क ऐसे कम कर सकते हैं कि, क्योंकि हमें अल्टीमेटली चाहिए तो परफेक्ट स्क्वायर ना, ये जो पूरा नंबर है इट मस्ट बी, बोलो, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट और स्क्वायर। सर इट मस्ट बी परफेक्ट a स्क्वायर perfect तो square। हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। यस यस सर। सर। तो वैल्यू यानी कि यस यस सर। सर। ये जो नंबर है ये नॉन नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये नंबर नॉन नेगेटिव कब आएगा? जब ये वाला जो नंबर है 20/20 - n जो नंबर है ये -1 से बड़ा आए। यस सर, पॉजिटिव यस होना सर। चाहिए। मतलब ये नंबर आना चाहिए 0 या 0 से बड़ा, ठीक है। अगर ये नंबर 0 या 0 से बड़ा होगा तो n की वैल्यू क्या होगी? 20 से छोटी, 20 से बड़ी? सर 20 सर से छोटी। छोटी। 20 से छोटी। सर हाँ, n छोटी मस्ट होगी। बी लेस देन 20, n शुड बी लेस देन 20। अब आओ, अब हम ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज करके n, n जो है वो 20 से छोटा इस क्यों होना चाहिए सर? एक बार वो दोबारा बता दीजिए। ये हमने ऐसे निकाला है क्योंकि देखो ये जो नंबर है ये नंबर होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर जो होगा हमेशा नॉन नेगेटिव होता है।
अगर परफेक्ट स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है तो यानी कि ये पूरा नंबर नॉन नेगेटिव ही होगा ना, पूरा नंबर ये लिखा हुआ है। तो ये जो रेशियो लिखा हुआ है, ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन -1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये -1 से बड़ा क्या होगा, जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। हम्म अब तो ये फ्रैक्शन पॉजिटिव कब आएगा, जब 20 - n पॉजिटिव हो, क्योंकि 20 तो पहले से पॉजिटिव है ये न्यूमरेटर तो तो। तो सर आप डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। तो यस n शुड बी लेस देन 20। ठीक है, अब अगर n 20 से छोटा है तो 20 - n क्या होगा, 20 - n ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आया नहीं सर आया। पॉजिटिव होगा। तो यस हम सर यस केवल सर। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यहाँ पर, हम क्या कौन सी वैल्यू लेंगे यहाँ पर, केवल सिर्फ पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यू अपने आप फिनिश हो गई यहाँ से। समझ में आया, एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ने कितना बड़ा हमारा काम कम यस कर सर। दिया। यस ठीक है, सर। और अब यहाँ से आप n की वैल्यू निकालिए, क्या क्या वैल्यू आई n की, 19 आई, नहीं सर 18 सर 18, 18 आई, 3 आई 16, और सर सिक्सटीन, सर सर 16, 16, 15, सर सर 15, 10, 10 10 और 10 0 और और सर 0। 0। तो टोटल कितनी वैल्यूज आई, सर 6। 6। सर 6। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स आंसर क्या हो गया, 6। आया समझ में नहीं आया। यस सर सर एक बार पीछे पेज पे कर दीजिए। एक मिनट, सर जस्ट जस्ट होल्ड अ मिनट, एक छोटी सी सर मिस्टेक हुई जरूरी है। थोड़ा है कि सारे पॉजिटिव नंबर्स हम पुट करेंगे तो हाँ परफेक्ट स्क्वायर बने। हाँ हाँ, यस सर। दैट इज द पॉइंट। ये तो अभी हमने केवल इंटीजर के लिए देखा था ना, एक मिनट जस्ट सर होल्ड ये अ तो मिनट, हमने केवल पॉजिटिव्स 18 और निकाले। 16 एक से मिनट। आंसर आ रहा था 18 16 और 10 से। अब हम n की ये वैल्यू को हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो हम n की इन वैल्यूज के लिए क्या क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन। तो जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो n की जगह 19 पुट करके देखते हैं। देखो नहीं चाहो नहीं तो यहीं पर ही पुट कर लो 19। तो 19 ओवर क्या आएगा, सर 1। 19 ओवर 1। तो 19 आएगा, परफेक्ट 19। स्क्वायर तो नहीं होता। तो 19 इज यस नॉट सर। वर्किंग। कौन कौन वर्क कर रहा है, 18, 18 ओवर 18 2, 18 ओवर 2 यस सर। ये सही है। यस सर। तो n इक्वल यस टू सर। देन 18 आ गया। 16। 16 ओवर 4 ये सही है, यस 16 यस भी सर। सही सर। है। 16 ओवर 4 क्या होता है, 4 होता है ना। यस सर। ठीक है, यस यस सर। सर। अच्छा 15 ओवर 5, 15 ओवर 5 ये नो वर्क नहीं कर सर। रहा। नो सर, सर सर 3 आ 3 नो है। जाएगा। सर। अच्छा सर 10 आ 10 ओवर जाएगा। 10 ये वर्क कर रहा है। यस सर। यस अच्छा यस सर। सर। 0, 0 यस सर वर्क कर 0 रहा भी है। वर्क कर रहा है। यस सर। यस सर कर तो रहा है कितने 0। नंबर वर्क कर रहे हैं, 4 सर नंबर वर्क 4। कर रहे हैं। यस सर आंसर क्या हो 4। जाएगा, 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। सर हम्म, ने सिर्फ इतना पता लगाने के लिए कि सारे नंबर्स 20 से छोटे होने चाहिए इसलिए इतना लंबा किया ना, क्योंकि सर अगर हम ये सारे नंबर्स मतलब 18 16 और 10 इस वाली इक्वेशन में भी पुट करते तब भी आंसर आ ही रहा था। लेकिन बस मुझे हम इन नंबर्स तक कैसे पहुंचते, सर हिट एंड ट्रायल से। सर तो मैंने तो hit कहाँ and तक trial- लगाते हिट एंड ट्राई। सर इसीलिए मैं यस पूछ सर रही थी उसमें इनफाइनाइट। यस सर एग्जैक्टली। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। हमें पहले n को बाउंड करना जरूरी था ना, तो हमने n को बाउंड किया इस यस तरीके से। सर। यस हम्म सर समझ आ हम्म नोट कर सर लेती हूँ। हम्म। सर हम इसमें स्टार्टिंग में भी तो मतलब सर ये कंक्लूड कर सकते थे कि जो n मतलब 20 माइनस n है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ वो तो हमने स्टार्टिंग में कर लिया था। यस सर मतलब लेकिन क्योंकि सिर्फ 20 के माइनस स्क्वायर। एन को पॉजिटिव कंक्लूड करने के बाद अगर मैं वेरिफिकेशन करता तो मुझे 0 से लेकर 20 तक सभी इंटीजर्स को वेरीफाई करना पड़ जाता। यस 20 सर। इंटीजर्स मुझे पुट करके देखने पड़ते। लेकिन थोड़ा सा और वर्क करके देखा तो मैंने केवल कितने इंटीजर पुट करे, देखो केवल सर 6 6। इंटीजर्स को पुट करके देखा है। समझ में आया, तुम्हारा काम कम हो गया। ओके सर। अगली वाली स्लाइड। सर अभी नहीं।
सर पीछे कर दीजिए। सर डन। सर आगे कर दीजिए। सर ये n की वैल्यू 19, 18, 16, 15, 20 है, ये 0, ये हम 1 मतलब 0 से लेके 20 में कोई भी डिजिट्स अपने आप पुट कर रहे हैं? नहीं नहीं, हमने वो इंटीजर n निकाले हैं जिस n के लिए वो नंबर इंटीजर आएगा। हाँ तो वो केवल थे 1 2 3 1 2 4 5 10 20, उसके बाद ये हाँ, कैसे आए? तो वो 20 माइनस n की वैल्यू है ना, फिर हमने n की वैल्यू निकाली। अगर ओके 20 माइनस n 1 के इक्वल है तो n क्या आएगा, 19 आएगा ना। सर समझ गए। तो अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शंस की। तो देखिए, कंस्ट्रक्शंस अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ज्योमेट्री का, और इसकी प्रॉब्लम्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग होती हैं। लेकिन अभी आपके लिए इतना डिफिकल्ट पार्ट में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, अभी तो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। ओके, तो आइए हम पहले धीरे धीरे करके कंस्ट्रक्शंस की कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उन्हें किस तरह डील करना होता है, वो स्ट्रेटजी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, वो आता रहेगा, बीच बीच में बार बार आता रहता है। तो हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, एक साथ सारा नहीं पढ़ सकते। ओके, तो आइए समझते हैं। सर हमने उसे जब 20 ऐड किया था पिछले वाली इक्वेशन में, वो इसलिए किया था ना जिससे ऊपर हमारे पास n ना रह के कोई नंबर आ जाए तो हमारे लिए। और ओके सर। देखिए, तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर शुरू कर दो। हम्म तो देखिए, कंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हम जो भी कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, ज्योमेट्री के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम आती है, वो केवल रूलर और कंपास की हेल्प से होती है। सॉरी, स्ट्रेट एज और कंपास की हेल्प से। स्ट्रेट एज एंड कंपास। अच्छा, क्या मतलब है स्ट्रेट एज का? स्केल। स्ट्रेट एज का मतलब स्केल नहीं होता है। तो सीधी। स्ट्रेट एज का मतलब होता है स्केल विदाउट मार्किंग। ओके सर। जो उस पर स्केल मार्किंग होती है उसे हटा। विदाउट मार्क्स, विदाउट स्केलिंग बोल सकते हो। मतलब जब भी आप अपनी कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम करेंगे तो कभी भी आप स्केल से, अगर आपको किसी लाइन का मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको स्केल से मेजर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते 5 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके। बात समझ में आ रही है? यस हेलो। सर। स्केल से यस मेजर कर सकते। सर मतलब स्केल से हम मेजर करेंगे 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आपका काम स्केल का सिर्फ इतना रह गया है कि आप केवल स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
केवल 2 पॉइंट को ज्वाइन करने का काम है स्केल का। यस सर, समझ आ गया सर। मतलब इससे हम स्केलिंग नहीं कर सकते कि कैसे कितनी उसकी हाँ सेंटीमीटर्स में है। अब हाँ इसका हाँ बस पॉइंट को ज्वाइन करने का काम है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। स्ट्रेट, इसलिए हम उसको स्ट्रेट एज बोल रहे हैं। स्ट्रेट एज का काम केवल 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है और कुछ नहीं यस होता उसके अलावा। यस सर, हम नॉर्मल स्केल भी स्ट्रेट यूज कर सकते हैं स्ट्रेट ना, एज जैसे जो है हाँ वो हाँ, कि आप नॉर्मल स्केल यूज करेंगे, आप नॉर्मल स्केल यूज करिए, लेकिन जो मैंने कहा बस वो ध्यान रखिए कि जब आप नॉर्मल स्केल यूज कर रहे हैं तो आप उसे एक स्ट्रेट एज की तरह ट्रीट करिए। कोई भी ऐसा काम यस आप सर। उससे नहीं करेंगे जिससे आप मार्किंग उसका यूज कर रहे हैं, उसकी मार्किंग को आप भूल जाइए। पर सर जो 11.2 है वो ओके उसको सर। तो हमें मार्किंग करनी पड़ेगी सर, कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। क्या सर क्या? स्ट्रेट एज जो आपने बताया ये कोई टूल है? हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, ये कोई टूल नहीं है। जो तुम्हारा स्केल है ना वही स्ट्रेट एज है। बस उस स्केल में से मार्किंग को भूल जाओ। ओके सर। हाँ, सर कंपास का भी ऐसा अब कोई रोल नहीं होगा ना, उसमें भी सिर्फ सर्कल्स नहीं, और कंपास का वही रोल है जो कंपास का आप रोल करते हैं। कंपास पूरी तरीके से आप यूज करिए सर ओके जैसे मतलब आपको सर। अच्छा हमने लगता है। हमने सारी स्केल पे से मार्किंग हटा दी तो उससे लाइन खींचेंगे जो, बस उस वही बस, काम है बस। हाँ, बस 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 बस। आपको स्केल से केवल लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ मेजरमेंट नहीं करना है। पॉइंट ये है कहने का। अगली बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये है स्ट्रेट एज का मतलब, स्केल विदाउट स्केलिंग। ओके, तो अब आपको ये ध्यान रखना है। ओके, जब हम कंस्ट्रक्शन की जब भी प्रॉब्लम करेंगे तो हम स्केल यूज नहीं कर रहे बल्कि स्ट्रेट एज यूज कर रहे हैं। तो आप अपने स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट एज की तरह ट्रीट करें। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसके अंदर, कॉपी या लाइन सेगमेंट। कॉपी या लाइन सेगमेंट। तो मैंने आप लोगों से कहा था आप अपना कंपास पेंसिल वगैरह सब रेडी करके रखें। आपका रेडी है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो देखिए कॉपी या लाइन सर मैं सेगमेंट। पिछली क्लास में थे इस वजह से मुझे पता नहीं। तो कॉपी या लाइन सेगमेंट के अंदर हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से किसी लाइन सेगमेंट को हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी करना बहुत ही आसान है, सबसे बेसिक कंस्ट्रक्शन है ये। ओके, तो इसके अंदर अ, अब आप देखिए, क्योंकि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्चुअली ना, ऐसे दूर दूर बैठ के पढ़ा रहा हूँ आपको। तो इसके लिए मैं आपको एक काम कर रहा हूँ। देखो अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनना। मैंने यहाँ पर ये 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिए, ए बी एंड सी डी। आप अपनी नोटबुक में स्केल से ये 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए, एक छोटा एक बड़ा, ए बी सी डी। लेकिन आप उसका मेजरमेंट नहीं करिए, आप रैंडमली अपने हिसाब से कुछ भी कर लीजिए। आपको उसे मेजर नहीं करना है स्केल से। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ, बस स्केल से यस सर। एक तो छोटा लाइन मतलब सर सेगमेंट एक बड़ा लाइन इसमें सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। एक छोटा यस बड़ा। सर, मतलब इसमें हाँ कोई भी स्केलिंग वो जरूरत नहीं है, बस हमें रैंडमली कुछ उठाना है, इस वजह से हमने हाँ हाँ, यस मैं स्केल ये सर नहीं सर कर। डन। हाँ मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी। ठीक है, shown are segments AB and MN। सर सी डी। सर सीडी आएगा। सीधी। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, CD। ठीक है, ये करा आपने, यस सर। ये यस लिख सर। लिया और ये बना लिया आपने। यस सर। यस सर। यस तो सर। अभी प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुई है, प्रॉब्लम आगे लिख रहा हूँ। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट that has length
पॉइंट नंबर 1, AB प्लस MN, AB प्लस CD। अब पहले मैं आपको एक पार्ट बताता हूं कैसे करना है। आप अपने आप ट्राई करना चाहते हैं क्या? यस सर। ठीक है, ट्राई करिए ये पहले, फिर बताऊंगा सभी लोगों को। सर AB प्लस CD के एक लाइन सेगमेंट बनाना है ना, दोनों को ज्वाइन करके। सर डन। ओके, जब कंपास से लाइन का मेजर्स कर सकते हैं AB और CD को। कंपास का यूज कर सकते हैं, स्केल का यूज नहीं कर सकते मेजरमेंट के लिए। सर ओके सर। कंपास का हाँ, कंपास का तो आप यूज कर सकते हैं, मेजरमेंट के लिए स्केल का यूज सर नहीं। डन। सर डन। देखिए, अब इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। ओके, कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम में अभी ये थोड़ा सा आपको वो एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ता है। ठीक है, जरा देखिएगा। तो आपको 2 लाइन सेगमेंट पहले से प्रॉब्लम में दिए गए हैं। हाँ, हमें हमें इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इन लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है, क्योंकि हमारे पास लेंथ मेजर करने का कोई टूल नहीं है। हमें केवल एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ AB प्लस CD है। तो सबसे पहले हम क्या काम करने वाले हैं, जरा सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बड़ी सी। ओके, सिंपली एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली बड़ी सी। ओके, अब हमने क्या काम करा कि हमें जो कंपास है, कंपास में हमने AB लेंथ के बराबर डिस्टेंस फिल कर ली। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। तो जब हमने कंपास में AB डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस फिल करी, तो हमने कंपास के निडल को यहाँ पे रखा और हमने एक आर्क यहाँ पे लगा दिया उस डिस्टेंस से। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, वो AB के इक्वल है। डू यू एग्री? यस सर। यस तो मैं सर। अच्छा, मैं इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूँ X, और इस वाले पॉइंट X1 नाम दे देता हूँ, और इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूँ X2। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा X1 X2 इज इक्वल टू AB। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब मैंने कंपास में CD डिस्टेंस को फिल कर लिया। कंपास में मैंने CD डिस्टेंस को फिल कर लिया। जब मैंने CD डिस्टेंस को कंपास में फिल करा, तो मैंने आर्क अब इस बार यहाँ पे रखी। कंपास की आर्क यहाँ, सॉरी, कंपास की निडल को यहाँ पे रखा और एक आर्क यहाँ पे लगा दिया। एक ऐसे करके आर्क लगा दिया, और इसको मैंने बोला X3। तो बताओ X2 X3 की जो वैल्यू है वो क्या होगी? AB सर CD CD के वो इक्वल। CD हो जाएगी। तो बताओ X1 X3 की वैल्यू क्या हो गई? AB प्लस CD। X1 X3 इज इक्वल टू हो गया AB प्लस CD। तो जो हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना था, वो लाइन सेगमेंट क्या है? X1 X3 है। तो X1 X3 इज द सर बस रिक्वायर्ड यही लाइन बताना था। सेगमेंट। सर अगर हम इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ ना करके सीधा AB पॉइंट ले, आर्क लगाए, फिर मतलब जहाँ B खत्म हुआ है वहां से CD तक बना दे, मतलब CD की लेंथ बना दे, तब ठीक नहीं है? नहीं, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसा ओके कुछ सर। नहीं है। ठीक है,
ये Yes, समझ में आ गया yes, कंस्ट्रक्शन ये sir. वाला? सेकंड पार्ट बोलूं इसमें? Yes, sir. बोल दीजिए सर। सर ऐसे ही करना है, ये इतना ही था बस। हाँ बेटा इतना ही था बस। पिछली स्लाइड दिखा दो एक। चलिए सेकंड पार्ट लिखिए। सेकंड पार्ट में आपको बताना है, आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी माइनस सी डी। करिए। Sudden. सडन सर डन। Sir, wait, sir, doing. Sir, done. Sir done. Done, sir. सर Sir, done. सर डन। Sir, done. तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो इसके अंदर भी हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, एक मतलब हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बड़ी सी। ओके, तो हमने एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ करी और सिंपली हमने यहाँ पर निडल रखा। पहले कंपास में ए बी डिस्टेंस को ले लिया, तो कंपास में ए बी डिस्टेंस को लिया और यहाँ पर आर्क लगा दिया, ये ए बी के इक्वल। ओके, यस सर। और इस वाले सर फिर पॉइंट को x1 बोला, इस वाले पॉइंट को x2 बोल दिया। और फिर हमने एक, इस बार हम CD डिस्टेंस को फिल करा फिर से हमने, और CD डिस्टेंस को फिल करने के बाद हम आगे आर्क नहीं लगाएंगे और भी पीछे आर्क लगाएंगे, मतलब यस सर, x2 पे निडल रख के x1 से पहले आर्क लगा दे। हाँ हाँ, x2 पे निडल रखकर x2 के लेफ्ट में आर्क लगाएंगे, x2 के राइट में आर्क नहीं लगाएंगे। ये हो यस गया सर। x3। तो हमको क्या पता है, हमको ये पता है जो x1 x2 है वो तो AB के इक्वल है, और जो x2 x3 है वो CD के इक्वल है। सर तो x1 x3 हो जाएगा। जो x1 x3 होगा वो AB माइनस CD होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x1 x3 is the required line segment। कोई डाउट किसी को? No, sir. जो हम No, पहले no. लाइन बनाते हैं इनिशियली सर, उसमें हम सर जो हम स्टार्टिंग में लाइन बनाते हैं सर, वो लाइन बनाते हैं फिर लाइन सेगमेंट बनाते हैं। स्टार्टिंग में हम लाइन बनाते हैं, वो लाइन सेगमेंट नहीं होता, वो तो हम केवल एक बड़ी सी लाइन बना देते हैं ओके ताकि सर। हम उसके ऊपर वर्क कर सकें। सर 2 एरोज भी लगाएंगे ना फिर उसमें? हाँ हाँ, 2 एरोज आप लगा सकते हैं। ओके सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वी मूव फॉरवर्ड। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा और, वी कैन प्ले विद दीज लाइन सेगमेंट्स लाइक दिस। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में आप ऐसे कर लीजिए 2AB माइनस CD। अब तो आप कंसेप्ट समझ ही गए हैं, तो आपको कुछ भी मिल जाए आप वही ले लो। यस सर। AB Sir, 2 minute. AB प्लस 2CD, ये दोनों पार्ट आप होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। सर हीरोन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर आपने कंप्लीट करा दिया था? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तुम कल क्यों नहीं आए थे? सर मैं आउट ऑफ दिल्ली था। तो जहाँ थे वहीं से लेक्चर ले लेते। नेटवर्क नहीं आ रहे थे वहां पे। अच्छा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दो इक्विलेटरल
triangle and perpendicular bisector. अब देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर बनाए? हाँ बनाओ। सर साइड लेंथ अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। हाँ साइड लाइन तो हमें नहीं दी जा सकती ना, कोई भी चीज यूनिट में नहीं दी जाएगी सर हमको। सर रैंडमली सर एक सर ले कर लिया, रहे फिर हैं। तीनों से ज्वाइंट कर दिया, फिर ट्रायंगल बना दिया। क्या? सर रैंडमली कोई लाइन लेके सर फिर उससे तीनों पॉइंट उसके बराबर 3 लाइन बना दी, फिर उन्हें ज्वाइंट कर दिया। बीच में तो 60 उसके डिग्री अगर उसके करेंगे। बराबर 3 लाइन कैसे बनाओगे तो? सर कंपास से सर उससे एक लाइन बनाई पहले, एक कोई भी। कंपास कंपास से तुमने एक्स्ट्रा लाइन स्केल बनाई? से सडन सडन डन। ओके ओके। सडन ओके सर इसमें तो स्केल का यूज कर ही सकते हैं ना। नहीं नहीं, स्केल का यूज केवल लाइन ड्रॉ करने के लिए कहीं भी कर सकते हो। मैंने बोला स्केल का यूज मेजरमेंट के लिए नहीं करना है ना बच्चे। यस सर, बस लाइन ड्रॉ करनी है फिर। बस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप स्केल का यूज कर सडन सकते हैं, मेजरमेंट नहीं कर सकते आप स्केल से कुछ। ओके सर, मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो लेकिन साइड्स की मेजरमेंट अभी कुछ मत रखो। हाँ साइड की मेजरमेंट आप कुछ ऐसे बोल नहीं सकते ये इतने यूनिट की साइड है। सर डन एक्स मान ले। सर डन। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए समझते हैं। आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे कर रहा है। ओके क्योंकि जब अभी तो ये बहुत ही एलिमेंट्री कंस्ट्रक्शन है, तो अभी जब थोड़े से डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शंस आएंगे तो आपको अगर ये नहीं पता ना कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे कर रहा है तो आप कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आप अपनी मर्जी से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइन सेगमेंट आपने अपनी मर्जी से ड्रॉ करा है, इसकी लेंथ क्या है इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा। अब इतनी ही लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है इस लेंथ को कंपास में फिल कर लीजिए, और कंपास में फिल करने के बाद पॉइंट ए पर इसका निडल रखिए कंपास की और एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। पॉइंट ए को सेंटर मान के एक सर्किल इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। फिर सर पॉइंट पे रखने नहीं, काम नहीं हो सकता क्या? सर पॉइंट ए पे मैं बता रहा हूँ सर्किल क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। जस्ट होल्ड अ मिनट। फिर हम पॉइंट बी को सेंटर मान के उतनी ही लेंथ कंपास में रखेंगे और फिर एक और सर्किल ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। तो शायद मुझे इसे जियोजेब्रा पे करना चाहिए क्योंकि जियोजेब्रा पे सर्कल्स क्यों बना रहे हैं सर? मतलब उनसे भी तो हो सकता है, वैसे हम एंगल मेजर कर। सर आर्क से भी तो कर सकते हैं। यस पहले मुझे ना पूरी बात बताने दो, ठीक है। जब मैं पूरी बात बताऊंगा, क्योंकि मुझे केवल 2 बच्चों को नहीं पढ़ाना, मुझे पूरी क्लास को पढ़ाना है, ये ध्यान रखो। कुछ लोगों को पहले से आता है मुझे पता है। जस्ट होल्ड अ मिनट। देखिए अब मेरी बात सुनिए बिल्कुल ध्यान से। मैंने क्या काम करा, मैंने 2 पॉइंट लिए रैंडमली, मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले मैं। ये मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये रहा मेरा एक लाइन सेगमेंट। अब मैंने क्या काम करना है, अब मैंने
ये जो ए बी लेंथ है, ए बी लेंथ के बराबर मैंने कंपास में डिस्टेंस ले ली, और कंपास में डिस्टेंस लेके मैंने पॉइंट ए को सेंटर मान के एक सर्किल ड्रॉ किया। ओके, तो जस्ट होल्ड अ मिनट, ए बी लेंथ कितनी है, लेंथ मैं मेजर कर लेता हूँ ए बी की। ए बी लेंथ है कितनी, यहाँ से दिख रहा है मेरे को 4 है, ठीक है। ओके, तो ए बी लेंथ कंपास में ले ली मैंने और एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ। जस्ट होल्ड अ मिनट, सर्किल, सर्किल, ये तो ये एक सर्किल मैंने ड्रॉ करा, और अब मैं पॉइंट उतने ही रेडियस का सर्किल बी को सेंटर मान के ड्रॉ करूंगा। तो मैंने बी को सेंटर माना और उतनी ही ए बी डिस्टेंस ये। अभी मेरे पास दो सर्किल आ गए। जब मेरे पास दो सर्किल आ गए तो इन दो सर्किल के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं, ये मेरे काम के हैं, जरा ध्यान से देखता हूं। तो मैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नेम देता हूं। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आ गए, सी और डी इसके नेम आ गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट सी है, क्या मुझे कोई ये बता सकता है पॉइंट सी की प्रॉपर्टी क्या है? पॉइंट सी की प्रॉपर्टी बताइए क्या है? सर वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। ए और बी से इक्वल डिस्टेंस ए पे से है। वही डिस्टेंस है जो ए बी डिस्टेंस है, जो ए बी लेंथ है वही सी ए लेंथ है। डू यू एग्री? यस सर, क्योंकि और सर जो रेडियस से डिफरेंस होगा। और जो ए बी लेंथ है वही क्या यस है? सर, वही बी सी लेंथ है। सर रेडियस ऑफ जो सर्कल ए बी लेंथ है वही क्या है? वही बी सी लेंथ है। यानी कि अगर मैं पॉइंट ए को पॉइंट सी से कनेक्ट करता हूं और पॉइंट बी को पॉइंट सी से कनेक्ट करता हूं, तो ये जो ट्राइंगल बना एबीसी, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं है? इक्विलेटर, यस सर है। डू यू एग्री? अच्छा, अगर मैं एक काम और देखता हूं, क्या ये वाला ट्राइंगल ए डी बी, क्या ये भी इक्विलेटरल है? यस सर, यस सर, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है। जो एडीबी है वो भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सभी को? और ये रेडियस की वजह से इक्विलेटरल है। यस सर। हाँ बेटा, रेडियस की वजह से, क्योंकि जो पॉइंट ए को सेंटर मान के हमने सर्किल ड्रॉ किया था, ये पहला वाला सर्किल जो है जहां पे कर्सर जो मैंने सेलेक्ट कर लिया अभी, तो ये जो सर्किल है, इस सर्किल की जो रेडियस है वो ए बी है, और जो दूसरा वाला सर्किल है इसकी भी रेडियस क्या है? ए बी है। ओके, तो जो ऊपर वाला पॉइंट सी है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट की ए से डिस्टेंस ए बी है, और ये वाला पॉइंट की बी से डिस्टेंस भी ए बी है, और ए बी यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ हो रखी है। तो इसका मतलब ये तीनों साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई, ए बी, ए सी और बी सी। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। सिमिलरली ए बी डी भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो आपको बात समझ में आई है? ठीक है? यस सर। अब ये इंटरेस्टिंग, जब हमको ये पूरा लॉजिक समझ में आ गया, तो अब लॉजिक समझने के बाद हम एक बात हम समझते हैं, क्या हमें पूरा सर्किल ड्रॉ करने की जरूरत थी क्या? नो सर। नो सर। हमें बेसिकली केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए था। हमें जो पॉइंट सी है, हमारा इंटरेस्ट केवल उसी में था ना? यस सर। तो हम केवल हम इतनी बड़ी बड़ी आर्क्स ड्रॉ कर लेते हैं जहां पर हमें इंटरसेक्ट कर जाती हैं वो आर्क्स, और हम पॉइंट सी को फिगर आउट करके फिर सी को ए और बी से कनेक्ट कर लेते, जैसा आप लोग अभी पहले इंडिकेट कर रहे थे कि सर्किल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, केवल आर्क से काम चल जाएगा। ओके, तो रीजन क्या है? रीजन वही है, लेकिन क्योंकि सर्किल हमें रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमें केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इंटरेस्ट है दोनों सर्किल के। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम केवल दो आर्क्स को ड्रॉ कर लेते हैं, और उन आर्क्स का इंटरसेक्शन पॉइंट हम कनेक्ट कर देते हैं ए और बी से। ओके, गेटिंग इट? कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर, नो डाउट। ठीक है, तो अभी सभी लोगों को इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना आ गया है। मैं इसको, तो ये बड़ा ही गंदी सी फिगर है, मैं इसको रब कर देता हूँ, ये दिखने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। सर आर्क से कैसे होगा, एक बार वो ड्रॉ करके बता। बेटा आर्क का मतलब ये हो गया ना कि जहां पर, देखो मैं अभी तुमको दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड अ मिनट। सर उसमें हमें 60 डिग्री भी तो मेजर करना पड़ेगा ना?
जब हम नहीं नहीं, हाँ हमें क्यों क्यों हमें कुछ मेजर नहीं करने की पड़े जरूरत है। सर वो देखो ऑटोमेटिकली 60 बनेगा ना? हाँ, वो जब जब तीनों लेंथ इक्वल बन रही है तो तीनों एंगल अपने आप ही इक्वल आएंगे ना। यस यस सर। हाँ ठीक है। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, जो आर्क वाला एक बच्चा पूछ रहा था, तो ऐसे करके देखो, हमने पॉइंट ए पे रखा निडल को, जस्ट होल्ड ऑन। देखो हमने पॉइंट ए पर रखा निडल को और यहाँ पर एक आर्क लगा दिया, ऐसे करके डिस्टेंस वही लेंगे ए बी के इक्वल, और पॉइंट बी पर रखा निडल को एक आर्क यहाँ पर करके लगा दी। तो ये बेसिकली आर्क बेसिकली कुछ और नहीं है बल्कि सर्कल का जो पार्ट है ना एक। तो समझ में आया तुम्हें बच्चे अभी? यस सर, आ गया सर। हाँ इस तरीके से। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी। एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है, गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी, कंस्ट्रक्ट its perpendicular bisector। करिए। सर डन। सर डन। डन। डन सर। सर डन। ओके, लॉजिक पता है आपको? सर हाफ यस से ज्यादा यस कम। सर। यस यस सर। सर, सर रोम्बस की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। बिल्कुल सही। कैसे करेंगे? सर ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे जिसकी मतलब हमें मेजरमेंट नहीं पता है तो कुछ भी बना लेंगे। उसके बाद सर उसको कंपास से मेजर करेंगे और मतलब हाफ से ज्यादा खोल के ऊपर कट नीचे कट, फिर बी से भी ऊपर कट नीचे कर, फिर ज्वाइन कर देंगे तो वो अल्टीमेटली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बनेगा। क्यों बनेगा? सर मैं बताऊं? तुम बताओ अभी, जिस बच्चे ने बताया था कंस्ट्रक्शन अभी, वो बच्चा बताएगा। सर सर मुझे रीजन नहीं पता। तो रीजन ही तो मैटर करता है। सर कैन आई? हाँ बोलो। सर मैं आए। सर हाँ असल में सर जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा सर, उसके चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल तो सही। सर उससे वो रोम्बस हो जाएगा। क्यों होंगे इक्वल? सर क्योंकि वो रेडियस सर इक्वल लेंथ से बनाए गए हैं और सर बिल्कुल रेडियस सही। है सर्कल के। ठीक बात है। कंस्ट्रक्शन में लॉजिक पता होना चाहिए, वरना तो बच्चे क्या काम करते हैं, जो एनसीईआरटी में कंस्ट्रक्शन गिवन होते हैं वो रट लेते हैं, वही एग्जाम में आते हैं, उन्हें बना के भी आ जाते हैं, उससे सर मार्क्स भी आ जाते हैं। एक रीजन दोबारा समझा दीजिए मुझे तो अभी मैंने समझाया नहीं है, क्वेश्चन समझाऊंगा अभी मैं। तो इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम बहुत ब्यूटीफुल होती है, लेकिन स्कूल लेवल में बहुत ही इजी इजी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए वो उन्हें आसानी से मेमोराइज कर लेते हैं बच्चे, और वो फिर अल्टीमेटली कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई लर्निंग नहीं होती, वो केवल आपने रट लिया, उसे रटने से कोई फायदा नहीं होता। देखिए, और कोई बच्चा है जिसने किया ये कंस्ट्रक्शन? यस सर। नहीं, तुम लोगों के अलावा और कोई है? यहाँ पे तो बहुत सारे यस बच्चे सर। बैठते हैं क्लास में, तो यस सर। यस सर। यस ये सर। 34 33 बच्चे बैठे हुए हैं, बाकी बताएं भाई, किसी ने यस किया है? सर। यस सर। यस सर। ओके यस ओके सर। ओके यस ओके सर। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए आइए देखते हैं, जो कंस्ट्रक्शन हमने अभी पिछले पार्ट में किया था ना, वही कंस्ट्रक्शन हमारे काम आएगा। देखो, ये जो हमने पहले वाले पार्ट में इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किए थे, तो तुम्हें याद होगा कि देखो तुम्हारे सामने दो इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बनाए थे, एक एबीसी बनाया था, एक एबीडी बनाया था, दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। तो अब मैं आपको एक बात क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ए बी ए सी बी डी, ये जो लाइन है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा थोड़ा डार्क कर देता हूं। ओके, ए मेक इट, एक मिनट,
तो मैंने इसको डार्क कर दिया है। ओके, अब मुझे ये बताइए, एक मिनट मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, जस्ट होल्ड मिनट, ताकि ये बिल्कुल अलग दिखाई दे। अब आप ये बताइए मेरे को, पिछले क्वेश्चन में जैसे ये कोऑर्डिनेटर बनाया था वैसे ये कोऑर्डिनेटर बना लोगे ना तुम लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? नो सर। क्योंकि आपको गिवन क्या था? आपको गिवन था लाइन सेगमेंट ए बी, तो आपने लाइन सेगमेंट ए बी आपको पहले से प्रॉब्लम में गिवन है, तो आपने ए बी लाइन सेगमेंट ये आपने पहले से बना हुआ है आपके सामने, ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है। ओके, फिर आपने सेंटर ए लिया, सेंटर ए और रेडियस ए बी लिए, एक सर्किल बना दिया, फिर सेंटर बी लेकर रेडियस ए बी लेकर फिर से एक सर्किल बना दिया, और इसने पॉइंट सी और पॉइंट डी पर मीट किया। आपने ए से सी को कनेक्ट करा, बी से सी को कनेक्ट करा, फिर बी से डी को कनेक्ट करा और ए से डी को कनेक्ट किया। तो आपके सामने ए सी बी डी ये एक क्या बन गया? एक क्वाड्रिलेटर। अब मुझे ये बताओ इस क्वाड्रिलेटर का कोई नेचर है स्पेसिफिक या नहीं है? यस सर, है सर, रोम्बस है। अगर मैं कहता हूं कि ये क्वाड्रिलेटर रोम्बस है तो एग्री करोगे मेरी बात से? ये बताओ। यस सर। यस सर। ओके, तो आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं ये क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं ए सी बी डी इज अ रोम्बस। अच्छा, रोम्बस है तो अब बताओ रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है डायगोनल्स की? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका मतलब अगर मैं इस एक डायगोनल तो ऑलरेडी इसका ड्रॉ हुआ है, ए बी डायगोनल तो ऑलरेडी ड्रॉ हो रखा है, तो अब मैं इसका दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ कर दूं क्या? यस सर। तो मैंने इसका दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए, ठीक है। और मैं इन दोनों डायगोनल को एक अलग कलर से कर देता हूं जिससे कि ये अलग दिखाई दें। ब्लू इज राइट। तो देखिए ये दोनों डायगोनल्स को हमने जो है अलग कलर से कर दिया। तो दोनों डायगोनल्स क्या होंगे? ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे ना एक दूसरे को। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? जो सीडी लाइन हुई, जो सीडी लाइन सेगमेंट हुआ वो क्या हुआ? व्हाट इज सीडी? क्या ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ नहीं हुआ? यस सर। तो सीडी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इस बात से सभी लोग सहमत हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी सभी लोगों को समझ में आ गया ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों बना सीडी ए बी का? ठीक है। यस सर। अब मुझे बताओ पूरे प्रॉब्लम में क्या मुझे सर्किल ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट थी या केवल पॉइंट सी और पॉइंट डी को लोकेट करने की रिक्वायरमेंट थी? सर पॉइंट सी और डी को लोकेट। तो पॉइंट सी और पॉइंट डी को लोकेट अगर मैं कर लूं बिना सर्किल ड्रॉ किए तब भी काम बन जाएगा ना? यस सर। यस सर। तो ये बताओ पॉइंट सी और पॉइंट डी को लोकेट कैसे करूंगा बिना सर्किल ड्रॉ किए? सर स्मॉल आर्क बना देंगे सर, जिससे स्मॉल आर्क बना देंगे ए से नीचे और सर आर्क बनाएंगे सर ऊपर नीचे कर देंगे। बिल्कुल सही जवाब, केवल आर्क बना देंगे क्योंकि हमें केवल आर्क का ही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम पॉइंट सी और पॉइंट डी हमें चाहिए तो हम केवल क्या बनाएंगे? स्मॉल आर्क। जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में सीखा था आर्क बनाकर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जा सकता है, वैसे ही हम ऊपर नीचे आर्क बनाएंगे और पॉइंट सी और पॉइंट डी आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे और फिर उन्हें कनेक्ट कर देंगे तो हमको जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। क्या आपको कोई कंफ्यूजन है इस पूरे कंस्ट्रक्शन में? नो सर। कंस्ट्रक्शन का लॉजिक प्रॉपर्ली समझ में आ गया है ना? यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर इसमें ये जरूरी थोड़ा है कि हम जो ऊपर आर्क बना रहे हैं या नीचे जो बना रहे हैं वो ए बी के बराबर ही बनाए। सर हम काइट बना के भी तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें ए बी के बराबर ही बनाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सर यहाँ पर सर कंस्ट्रक्शन का सर लॉजिक क्या था? बेटा अभी तो बताया तुमको ए सी बी डी एक रोम्बस है। यस सर। तुम अभी क्लास में आए हो क्या? ये तुमको समझ में आया क्या? ए सी बी डी एक रोम्बस है, ये लिखा था ना हमने। हेलो
हेलो, यस सर। यस सर। वो बच्चा कहाँ गया जो वो लॉजिक पूछ रहा था अभी? वो लीव कर गया। वो तो चला गया। अच्छा, वो ऐसे भी करते हैं क्या बच्चे? आते हैं, डाउट पूछने चले जाते हैं, फिर दोबारा आएंगे आधे घंटे बाद। सर आपने 15 मिनट पहले क्या पढ़ाया था, बता दीजिए दोबारा से। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अच्छा, अब मुझे एक बात और बताइए, ये जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, क्या इसका पर्पस हम इस कंस्ट्रक्शन से, जो हमने ये अभी कंस्ट्रक्शन सीखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, क्या हम इस कंस्ट्रक्शन से किसी और का कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं? मतलब कोई और भी कंस्ट्रक्शन हम साथ में कर रहे हैं इस कंस्ट्रक्शन के साथ साथ? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोगों को? व्हाट आई एम आस्किंग? यस सर। मैं ये पूछ रहा हूँ Repeat the कि इस कंस्ट्रक्शन जो हमने अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन किया, क्या इस कंस्ट्रक्शन में ही हम कोई दूसरा कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं? दूसरा मतलब जो एक ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसमें ये कंस्ट्रक्शन काम आ जाए। क्या कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन आप बता सकते हैं जिसके अंदर ये वाला कंस्ट्रक्शन काम आ जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला कंस्ट्रक्शन? रोम्बस की कंस्ट्रक्शन। हाँ, रोम्बस का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, चलो ठीक है, इट इज अ वैलिड आंसर। रोम्बस का कंस्ट्रक्शन अगर हमको करना है सर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। और सर इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ बिल्कुल सारे सही, एंगल 60 डिग्री होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। और कुछ? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। नो नो नो, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं। और कुछ? सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी नहीं, क्योंकि ये तो रोम्बस बनाए तो रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, वो तो ठीक है, लेकिन रोम्बस के अलावा पैरेललोग्राम बहुत सारे होते हैं। एंगल 90 डिग्री, एंगल्स इन अ सेमी देखो अगर आपसे कहा जाए कि 90 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्शन करिए, तब आपको ये कंस्ट्रक्शन काम आएगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, कंस्ट्रक्ट अ 90 डिग्री एंगल, ये क्वेश्चन आ जाए मान लो, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप सिंपली यही कंस्ट्रक्शन कर देंगे जो कंस्ट्रक्शन आपके सामने हुआ है, और आप बोलेंगे कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। डू यू एग्री? चारों ही होंगे। यस सर। ठीक है ना? चारों एंगल 90 होंगे। हाँ चारों ही होंगे, वो ठीक है, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे ये एंगल 90 डिग्री है। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो कोई आपसे ये कहे, फोर्स करे आपको इस काम को करने के लिए, जस्ट होल्ड अ मिनट, मैं इसकी दूसरी फाइल खोलता हूँ। सर 90 डिग्री एंगल को तो एक और तरीके से भी बनाया जा सकता है ना? यस सर। जस्ट होल्ड अ मिनट। यस सर। सर 60 और 120 डिग्री का बीच में। जस्ट होल्ड अ मिनट बच्चे, जस्ट होल्ड अ मिनट। देखो अगर मैं आपसे ये कहता हूं, जस्ट देखो, मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि मैंने आपको एक लाइन सेगमेंट ए बी दे दिया, तो ये लाइन सेगमेंट मैंने आपको ए बी यहां पे दे दिया है, ये लाइन सेगमेंट दे दिया। अब मैं चाहता हूं आपसे, आप एक एंगल 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें, लेकिन पॉइंट ए से ड्रॉ करें। डू यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? यस सर। पॉइंट ए से आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो आप क्या करेंगे? पहला काम क्या करेंगे आप? सेमी सर्कल बनाएंगे ए पॉइंट से। नहीं, पहले आप इस ए बी लाइन सेगमेंट को डबल कर लीजिए। पहले आप इस ए बी लाइन सेगमेंट को डबल कर लीजिए। डबल करना सिखाया था ना अभी, यहां से एक ऐसे करके। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हो गई, ए पॉइंट जो आ गया, मिड पॉइंट आ गया, बीसी का मिड पॉइंट ए हो गया। यस सर।
तो कितने का Yes, फायदा हुआ? sir. बीसी का मिड पॉइंट। अब मैं क्या ड्रॉ कर दूंगा? बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस यस सर। सर। तो अब मैं बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं। जस्ट होल्ड अ मिनट। तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का वही तरीका है, क्या? सर्किल वाला तरीका है। आप तो आर्क बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आर्क में बना नहीं सकता, मैं पूरा सर्किल ही बना सकता हूँ। चलो आर्क बनाने की कोशिश, चलो लीव इट में, उसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया। पॉइंट सी इसका सेंटर है, पॉइंट सी सेंटर हो गया और पॉइंट बी सेंटर हो गया। ये सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया बच्चों, ठीक है? इस यस तरीके से, इस तरीके से। और मैं फिर से क्या काम करूंगा, जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है, उनको कनेक्ट कर दूंगा। ओके, पॉइंट ऑफ Yes, sir. इंटरसेक्शंस को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो देखो ये क्या बन गया, ये पॉइंट ए से पास होने वाला एंगल 90 डिग्री का एंगल बन गया है। ओके, यस सर। कोई डाउट यस किसी को? सर। कोई डाउट? नो सर, नो नो डाउट। सर। तो इस तरीके से हमने 90 डिग्री का एंगल भी बना लिया है। चलिए, अब मैं आपको एक चीज और पूछना चाहता हूं। जस्ट मैं यहां पे आता हूं फिर से। तो ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था ये वाला, तो इसके अंदर ये वाला एंगल था, ये कितने डिग्री का था? ये था 60 डिग्री का। डू यू 60 एग्री? सर और 60 डिग्री। ये कितने डिग्री Yes, का एंगल sir. था? 60 डिग्री। डिग्री का। 60. 60 और डिग्री। ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हुआ फिर? 30 डिग्री का। 30 30 डिग्री। डिग्री। 30. इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन हमें 30 डिग्री का एंगल भी कंस्ट्रक्ट करना सिखा रहा है। यस सर। ये Yes, sir. कंस्ट्रक्शन हमें 60 डिग्री का एंगल भी कंस्ट्रक्ट करना सिखा रहा है। यस देख लो, सर। ये अकेला कंस्ट्रक्शन कितने सारे कंस्ट्रक्शन हमें सिखा रहा है। मतलब हम 60 डिग्री का एंगल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसी कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री कॉमा 30 डिग्री एंगल। समझ में आ रहा है? तो हमको यही कंस्ट्रक्शन करना है और हम बोल देंगे ये वाला एंगल क्या है? 30 डिग्री। और हम बोल देंगे ये वाला एंगल क्या है? 60 डिग्री। डू यू एग्री और नॉट? यस यस सर। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़िया। ओके, तो इस तरीके से आज हमने इतने सारे कंस्ट्रक्शन सीखे हैं। 60 डिग्री का कंस्ट्रक्शन। अब देखो, ये सारे कंस्ट्रक्शन केवल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले कंस्ट्रक्शन से ही निकल कर आ रहे हैं। सर हाँ सर बोलो। मुझे समझ आ गया कि हमने 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री बना लिया, लेकिन ये नहीं समझ आया हम हाफ से ज्यादा कंपास क्यों खोलते हैं बनाने के लिए? ओके 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 ओके, आई लेट यू नो। ओके ये ओके, रीजन था बट वो नहीं समझ, मुझे वो नहीं पता था कि हाफ से ज्यादा कंपास क्यों खोलते हैं। मुझे लगा आपने वो पूछा है। ठीक है। मैं आप इसका आंसर जो है ना अभी आप ही देंगे, हम हाफ से ज्यादा कंपास क्यों खोलते हैं। ओके, जस्ट होल्ड अ मिनट। तो मुझे तो पता नहीं। नहीं बेटा, अभी आप ही दोगी, मैं बता रहा हूँ ना, रुक पे आओ, आपको हिंट दूंगा ना। ओके सर। देखो देखो, अब जैसे हमको क्या ड्रॉ करना था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। ये रहा हमारा लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब बताओ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं? पॉइंट ए को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करते हैं ना। सर बोलो। कौन से वाले मेथड में जिसमें हमने 2 सर्कल बनाया, हाफ से ज्यादा आर्क खोलने वाले में? तुम बताओ, हाफ से ज्यादा आर्क खोलने वाला ही कर लेते हैं। हाफ से ज्यादा आर्क खोलने वाला कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो हाँ अगर अगर मान लो हाफ से कम आर्क तुम लेती हो, हाफ से कम आर्क ले लें? बोलो, ले लें हाफ से कम नहीं आर्क? सर, वो मीट ही नहीं कर पाएंगी। फिर फिर तुमको तो रीजन पता ही है ना। यस। तो सर अगर हाफ ले लेंगे तब मीट। अच्छा ओके सर, आ गया समझ में। समझ में आ गया ना? देखो, हाँ अगर हाफ से कम आर्क लोगी तो मीट नहीं करेंगी, और अगर तुमने एग्जैक्टली हाफ ले ली तो वो लाइन के ऊपर ही मीट करेंगी। ओ, Yes, sir. तो इसलिए हम यस सर। ज्यादा ले। हाँ यस सर। हाँ, ओके, गॉट ओके इट। सर, समझ आ गया। तो अभी ये हमने आज इतना कुछ सीख लिया है। चलिए, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एंगल कॉपी करना सिखाऊंगा। ओके, यस सर। ओके हम सर। किस तरीके से एंगल कॉपी करते हैं और किसी लाइन के पैरेलल हम लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आज हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीख लिया, यस सर, इक्विलेटरल लाइन ट्रायंगल कॉपी। सीख लिया, 60 डिग्री एंगल सीख लिया, 30 डिग्री एंगल सीख लिया। अच्छा, यस सर। अभी मैं एक बात जाते जाते आपको एक बात और बता देता हूं। सपोज करिए आपको केवल 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए आए, मतलब सिर्फ 60 डिग्री, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कंस्ट्रक्ट अ एंगल 60 डिग्री। ओके, तो आपको ये पूरा रोम्बस बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा यस क्यों नहीं सर। है? क्योंकि अगर आप, जाहिर सी बात है, आप केवल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देंगे तब भी 60 डिग्री एंगल बन जाएगा, ऊपर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऊपर आर्क लगाइए, नीचे आर्क लगाइए मत। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। यस सर। यस सर। ठीक यस है, सर। यस सर। लेकिन मैं अभी एक नई बात बोल रहा हूं कि आपको बेसिकली पूरा ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। आप केवल आर्क, जब आप जहां पर ऊपर वाली आर्क आपने मीट कर गई जहां पर पॉइंट सी पर, तो केवल पॉइंट सी को पॉइंट ए से कनेक्ट कर दिएगा, पॉइंट सी को पॉइंट बी से कनेक्ट करके मत दिखाइएगा। क्योंकि ये वाला एंगल, जो एंगल सी ए बी है, ये क्या है? ये 60 डिग्री एंगल है। ओके, तो उतना काम हमारा वहीं पर ही फिनिश हो गया। यस सर। गॉट इट? यस ये सर। आपने शायद स्कूल में भी करा यस होगा। सर। यस सर। यस लेकिन सर। लेकिन हमेशा आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द रीजन, लॉजिक पता होना चाहिए। यस सर। यस सर। हाँ, यस चलिए। सर। तो अभी हमारे पास 15 मिनट बचे हैं, तो हम 15 मिनट में कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ओके ओके, सर। सर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम कल पढ़ेंगे, आगे का कंस्ट्रक्शन जिसमें हम एंगल कॉपी करना सीखेंगे। ओके, तो मिक्स प्रॉब्लम्स करते हैं। बताइए। सर 2 मिनट। सर डन। डन सर। सर ओके, बाकी लोगों को करने दो।
सर डन। ओके सर डन। देखिए, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमको ये निकालना है कि ये n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 शुड बी प्राइम नंबर। तो हम क्या काम करते हैं, सर इसको n-1 इंटू n-2 लिख लेते हैं। एक मिनट पापा नया लेके आएंगे, टूट गया। पापा नया लेके आएंगे, टूट गया वो। टूटा हुआ बाहर रखा है स्टेयर। देखिए, तो हम क्या काम करें, हम चाहते हैं कि ये नंबर, अच्छा ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कराया है क्या तुम लोगों को? नो सर। अच्छा नो सर। अच्छा ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2, हम इसका पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिए, ये नंबर होना चाहिए प्राइम। अब प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? सर उसका एक फैक्टर वन होगा। सर वो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी ये होगी बेटा कि सर वो उसके सिर्फ पास, अपने आप सर से वो और 1 वन से और डिवाइड उसके हो अलावा सकता है। और किसी और से डिवाइड नहीं। हाँ वो बात मैं ठीक है। तो इसी बात को दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर के पास एक से ज्यादा दो ऐसे डिवीजर नहीं होंगे जो कि 2 से बड़े हैं। ओके, एक से ज्यादा सर एक बार दोबारा बता मैं दीजिए। बोल रहा हूं कि प्राइम नंबर के पास ऐसे दो डिवीजर नहीं हो सकते जो 2 से बड़े हैं। प्राइम नंबर कैन नॉट हैव मोर देन 2 और मोर देन 2 डिवीजर्स व्हिच आर यस सर। ग्रेटर देन 2। जैसे 6 है। पर सर जैसे 7 नंबर है तो उसके पास 1 और 7 होता है, 7 तो ग्रेटर देन 2 है ही। एक मिनट मैं दोबारा बोलता हूँ। देखो, मैं बोलना चाह रहा हूं कि प्राइम नंबर के पास मोर देन 2 डिवीजर्स, सॉरी क्या यस बोल सर। रहा सर हूँ। वो बस ये उसमें कंफ्यूज हो गई होंगी कि मोर देन 1 नहीं हो सकती। यस अरे सर, भाई द मुझे नंबर बोलने ऑफ दो, अरे मुझे डिवीजर दो बोलने से दो ज्यादा। यार, लेट मी स्पीक। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि देखो, यहां लिखता हूं फिर तुम सुन पढ़ लेने से। प्राइम नंबर डजंट हैव 2 or more divisors which are greater than 1। अब बोलो, समझ में आ गया? हाँ सर अब आ गया। सर यहाँ पहले आपने ग्रेटर देन 2 बोल दिया था ना, मुझे तो इसलिए कंफ्यूज हाँ हो हाँ गई। हाँ हाँ हाँ, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बोलने वाला था ना, ग्रेटर देन 2 बोल दिया था। ठीक है, तो ग्रेटर देन 1। ओके, समझ में आ गया अभी? तो इसका मतलब ये इसके दो डिवीजर्स हैं। अब ये दोनों जो डिवीजर हैं ये 2 से बड़े, सॉरी 1 से बड़े नहीं हो सकते। गेट दिस पॉइंट? अगर ये दोनों डिवीजर 1 से बड़े हो गए तो ये नंबर प्राइम नहीं होगा। फिर अगर ये दोनों ही डिवीजर 1 से बड़े हो गए तो ये नंबर प्राइम नहीं होगा। डू यू एग्री? यस सर। इसका यस सर। मतलब इन दोनों डिवीजर में से एक डिवीजर को डेफिनेटली 1 होना, यस सर, कोई एक वन होगा। हाँ किसी एक डिवीजर को तो 1 डेफिनेटली होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम केस में काम करेंगे। केस 1 में हम किसको 1 लेंगे? एक बार n-1 को 1 लिया तो n की वैल्यू क्या आ गई? 2। अगर n की वैल्यू 2 है तो देखो दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर कितना आ रहा है? ये n-2 कितना आ रहा है? सर 0 आ रहा है। तो अगर n-2 0 आ गया तो n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 तो क्या आ गया? 0 आ गया। नॉट ए प्राइम, ये तो प्राइम नहीं हुआ ना। सर नॉट ए प्राइम। डू यू सर आप एग्री? लिए सर 1 तो स्पेशल Yes, केस है। क्या सर 1 क्यों ले रखा है? सर 1 1 हम इस नंबर में काउंट कोई ना करते हैं। नहीं 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 नहीं, बात समझ नहीं पा रहे, मेरी बात समझो। देखो,
हमने लिखा कि प्राइम नंबर के पास प्राइम नंबर डज नॉट हैव टू और मोर डिविजर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 1। ये बात समझ में आई? पहले ये बताओ। यस सर, आ गई। अब n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 कितने डिविजर दिखाई दे रहे हैं? एक डिविजर ये है, एक डिविजर ये है। ये बात समझ में आई? ओके सर, हमने जीरोस निकाल लिए। मुझे लगा आपने एन को, ठीक है, आ गया समझ में, आ गया। ठीक है, अब केस 2 में आ जाओ। केस 2 में किसको 1 के इक्वल रखेंगे? 1 n माइनस n-2 को। n माइनस 2 1 के इक्वल आया तो n इक्वल टू कितना आ गया? 3। 3। दूसरा डिविजर क्या है? n माइनस 1। तो n माइनस 1 कितना आ गया? 2। तो n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 2, जो कि एक प्राइम है। समझ में आ गया? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? आंसर क्या हुआ? हाउ मेनी पॉजिटिव सर इंटीजर्स? 1। ओनली 1 पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज 3। यस सर 1। लेकिन हमें बताना है हाउ मेनी, तो 1 आंसर आएगा। एग्री और नॉट? यस सर एक बार पीछे यस भेज, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, 1 मिनट। सर इसको सर मैंने भी एक सर दूसरे मेथड से किया था सर, मेरा सेम रिजल्ट आया लास्ट में। बताओ। सर मैंने सर मान लिया कि n एक बार ऑड हो सकता है या फिर n एक बार इवन हो सकता है। अच्छा। तो अगर हम लेकर चलें पहले को n को इवन, तो एक्सप्रेशन से इक्वल्स टू इवन माइनस इवन प्लस इवन, तो सर रिजल्ट हमारा जो निकलेगा वो एक इवन निकलेगा। ठीक है। और अगर हम n को ऑड ले लेते हैं तो एक्सप्रेशन निकलेगी ऑड माइनस ऑड प्लस इवन। तो सर आंसर इवन आया। तो हम देख सकते हैं सर कोई भी वैल्यू ले लें सर, तो जो रिजल्ट है वो इवन ही आना है। और सर हमें प्राइम नंबर निकालना है सर रिजल्ट में। सर तो इवन में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता है 2। तो सर 2 को हम आंसर में पुट कर देंगे, फिर उसके बाद सर एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो सर वही आंसर आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक बात मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा मेथड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो बिल्कुल सही फिट हो गया, लेकिन अगर सपोज करो मैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज कर दूं, अब मैं तुमको देता हूं ये वाला पॉलिनोमियल n पावर 3 माइनस 1। अब बताओ, अब मेथड वर्क करेगा तुम्हारा? सर इधर मुश्किल होगा। हाँ, तो अब तुम्हें सोचना पड़ेगा नया मेथड। और जो हमारा वाला मेथड है ये वर्क करेगा, देखो अभी वर्क करेगा ये। ओके, तो तुम्हारा मेथड भी यस अच्छा सर, ये था। वर्क कर जाएगा। हाँ, तुम्हारा मेथड सर भी वो अच्छा मैंने था। वेरिफिकेशन के लिए किया था। हाँ, लेकिन वो जनरल नहीं था। ये जो हमने फॉलो किया है मेथड, ये जनरल है। ओके, ठीक है भाई, ओके आगे सर। बढ़े अब। रेडी? यस सर। सर एक बार इसे दोबारा बता दीजिए केस 1 से। केस 1 देखो बच्चे, पहले मेथड किस कंसेप्ट पे वर्क कर रहा है पहले वो समझ लो। सॉल्यूशन किस तरह वर्क कर रहा है, ठीक है बच्चे? तुमको पूरा अपने आप समझ में आ जाएगा। वर्क सिर्फ इस कंसेप्ट पे चल रहा है, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 के 2 डिविजर निकल आए, n माइनस 1 और n माइनस 2, ये 2 डिविजर हैं। अब अगर ये दोनों डिविजर 1 से बड़े हो गए तो ये नंबर प्राइम नहीं हो सकता ना। हेलो, दोनों 1 से बड़े? अरे मेरे लाल हरे पीले गुलाबी, देखो 6 की वैल्यू 2 इंटू 3 होती है, 18 की वैल्यू 2 इंटू 9 होती है, 21 की वैल्यू 3 इंटू 7 होती है। तो ये दोनों 1 से बड़े हैं ना, ये दोनों 1 से बड़े हैं ना, ये दोनों 1 से बड़े हैं ना, तो ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, कोई भी प्राइम नहीं है। तो अगर n माइनस 1 भी 1 से बड़ा हो गया, n माइनस 2 भी 1 से बड़ा हो गया, तो क्या ये नंबर प्राइम रहेगा क्या? ये नंबर प्राइम रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना प्राइम। नो सर। तो अब ये बताओ, नो अगर सर। मुझे इसे प्राइम बनाना है, अगर मुझे प्राइम बनाना है तो इन दोनों डिविजर में से किसी एक डिविजर को तो 1 बनाना पड़ेगा ना। इन दोनों में से किसी एक को तो 1 बनाना ही पड़ेगा ना। डू यू एग्री? यस सर। तो एक एक करके दोनों को 1 बना दिया। पहले 1 को 1 बनाया तो n की वैल्यू 2 आई, n की वैल्यू 2 पर देखा, n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 0 आ गया, प्राइम नहीं आया। ठीक है, फिर सेकंड केस में n माइनस 2 को 1 बनाया तो n की वैल्यू 3 आई, और n इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करके देखा तो n इसकी वैल्यू 2 आ गई, जो कि प्राइम आ गया। तो n इक्वल टू 3 वर्क कर गया, तो आंसर आ गया।
2 को 1 इक्वल रखा तो हाँ n की वैल्यू। हाँ हाँ, हमें n निकालना है ना, वी आर फिगरिंग आउट n। हम्म। और सर आप बोल रहे थे कि ये कॉमन मेथड होता है। सर किस चीज का कॉमन मेथड होता है, क्या मतलब कॉमन नहीं, जनरल 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 मेथड होता है। हाँ जनरल मतलब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा प्राइम नंबर वाला जिसमें पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ हाँ होगा, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था ना, अब मैंने हाँ क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक कर दिया, तब भी सेम मेथड से काम हो जाएगा हमारा, जो मेथड हमने अभी फॉलो किया है। पहले फैक्टर निकाल के फिर एक हाँ फैक्टर हाँ बिल्कुल सही, फैक्टर निकाल के फिर एक करके दोनों फैक्टर को 1 के इक्वल पुट करेंगे। अच्छा ओके सर। सर ओके सर। सर n³ -1 में भी आंसर 1 ही आएगा। बिल्कुल सही बात है, n³ -1 में भी आंसर 1 आएगा और n की वैल्यू 2 आएगी इसमें। यस सर, केवल 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं सर, उसमें 7 आ रहा है प्राइम। हाँ बिल्कुल सही। तो जब हमको प्राइम नंबर्स निकालने के लिए बोले गए होंगे या मतलब कितने प्राइम नंबर्स हैं तब ये वाला मेथड सेटिस्फाई करेगा। जब हमको ये बोला जाएगा कि ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल n की कितनी वैल्यू के लिए प्राइम हो सकता है, तब ये मेथड लगेगा। अच्छा ठीक है हाँ, सर। और सर पहले आपने क्लास की स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था, उसके लिए भी कोई जनरल मेथड है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से होता है? नहीं वो एक्चुअली क्या है, वो थोड़ा सा उसमें अगर मैं डिस्कशन करूंगा तो आई विल हैव टू गो वेरी फार, तो वो अभी हम बाद में उसको हम बात करेंगे, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी को फॉर्मली पिकअप नहीं किया ना अभी तक, वो डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन था, तो जब हम नंबर थ्योरी पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी को फॉर्मली पढ़ेंगे, तब उसकी स्ट्रेटजीज पे मैं डिस्कशन करूंगा। ओके ओके सर अभी क्लास ओवर हो गया, आप और पढ़ाएंगे? ओवर, टाइम इज अप, ठीक है। तो नाउ आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा एक कंस्ट्रक्शन बचा है पैरेलल लाइन का, वो पढ़ाऊंगा, प्लस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की बात करूंगा। ओके सर हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। ये जियोजेब्रा वाला डायग्राम भी। गुड इवनिंग। क्या एक मिनट, क्या जियो? सर जब आप टेलीग्राम पे भेजेंगे ना काम, तो जो ये आपने जियोजेब्रा में हमें डायग्राम से समझाया है, इसे भी भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं इस पर कमिटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि ये उसके अंदर नहीं आता ना, पीडीएफ में उसमें नहीं आता। अब मैं इसे मुझे अटैच करना पड़ेगा इसे अलग से। चलो मैं आई विल ट्राई। ओके सर स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन।